स्वागत है आप सबका। प्रश्नोत्तरी संख्या ये जो नई प्रश्नोत्तरी चल रही है 5 है। प्रश्नोत्तरी संख्या 5 रीतिकाल सामान्य परिचय। कुल जो प्रश्न हैं वो 100 हैं। कुल प्रश्न कितने हैं? 100। कुल प्रश्न 100 हैं। डेली टेस्ट चल रहे हैं। तो पांचवा जो टेस्ट हुआ था उसका व्याख्यात्मक हल हम देख रहे हैं। केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, कैवक है दोनों। तो सही उत्तर क्या होगा? श्याम सुंदर दास भी मानते हैं, नगेंद्र भी मानते हैं, तो दोनों। यहाँ आप नोट कर सकते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी मानते हैं। केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक कौन कौन मान रहे हैं? श्याम सुंदर दास भी मान रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी मानते हैं और गणपति चंद्र गुप्त भी मानते हैं। शुक्ल जी ने तो किसको माना है? चिंतामणि को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? चिंतामणि त्रिपाठी को माना। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। और केशव को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी मानते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल को रस विचार से श्रृंगार काल कहने का सुझाव किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या भगीरथ मिश्र ने? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया है? तो सबसे पहले ये सुझाव किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया था कि रस विचार की दृष्टि से अगर इसे कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को दरबारी युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने? किसने कहा है? दरबारी युग किसने कहा है? रीतिकाल को दरबारी युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर नामवर सिंह जी? किसने कहा है? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिबद्ध काव्य वस्तु प्रधान काव्य है जबकि रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम आत्मपरक है जबकि रीतिमुक्त कवियों का प्रेम सामाजिक है। रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य थे बाद में कवि जबकि रीतिमुक्त कवि सिर्फ कवि ही थे। रीतिबद्ध काव्य में बौद्धिकता की प्रधानता है जबकि रीतिमुक्त काव्य में वेदना की। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम आत्मपरक है नहीं। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम कैसा है? सामाजिक है। जबकि रीतिमुक्त कवियों का प्रेम सामाजिक है, सामाजिक नहीं है। उल्टा है ये कथन। इनका जो प्रेम है वो कैसा है? आत्मपरक है। आत्मपरक कथन उल्टा है ये, इसलिए यह सही नहीं है। रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता है कि रीतिकाल के वे आचार्य जिन्होंने सर्वांग विवेचन किया प्रायः मम्मट के अनुयायी थे? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या फिर विजेंद्र स्नातक? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? किसकी मान्यता है कि रीतिकाल के वे आचार्य जिन्होंने सर्वांग विवेचन किया प्राय मम्मट के अनुयायी थे? शुक्ल जी की मान्यता नहीं है, यह डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है। किनकी मान्यता है? डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त या भगीरथ मिश्र? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या होगा? बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले विद्वान कौन है? किसने माना है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ सही उत्तर होगा भगीरथ मिश्र। शुक्ल जी ने तो प्रतिनिधि कवि कहा है। सही उत्तर क्या होगा? भगीरथ मिश्र। प्रश्न संख्या 7 देखें,
रामचंद्रिका को छंदों एवं अलंकारों की प्रदर्शनी किसने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों एवं अलंकारों की प्रदर्शनी किसने कहा है? यहाँ सही उत्तर होगा गुलाब राय ने। किसने कहा? गुलाब राय जी ने कहा। देखिए, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। रामचंद्रिका को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, या ऐसे लिख लो, रामचंद्रिका को किसने क्या कहा? रामचंद्रिका को किसने क्या कहा? अगर ये हम देखें, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामचंद्रिका को किसने क्या कहा? छंदों का अजायब घर, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। छंदों का अजायब घर, अजायब घर किस किसने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी, एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी। पहले पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा, बाद में किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कहा है। और देखें हम, फुटकल कविताओं का संग्रह है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। फुटकल कविताओं का संग्रह, फुटकल कविताओं का संग्रह किसने कहा? कविताओं का संग्रह किसने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। फुटकल कविताओं का संग्रह पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। फुटकल पद्यों का संग्रह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। फुटकल पद्यों का संग्रह, पद्यों का संग्रह ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल। और देखिए आप, छंद शास्त्र का खजाना कहा है अज्ञेय ने। छंद शास्त्र का खजाना, छंद शास्त्र का खजाना किसने कहा है? छंद शास्त्र का खजाना कहा है अज्ञेय ने। छंद शास्त्र का खजाना किसने कहा? अज्ञेय ने कहा। मुक्तक उक्तियों का संग्रह है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। मुक्तक उक्तियों का संग्रह, उक्तियों का संग्रह, मुक्तक उक्तियों का संग्रह किस किसने कहा? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने कहा। और अलग अलग वर्णनों का संग्रह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। एक नाम और दे सकते हैं हम, अलग अलग वर्णनों का संग्रह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अलग अलग वर्णनों का संग्रह, अलग अलग वर्णनों का संग्रह ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल। एक बार प्रश्न को वापस देखिए। और छंदों और अलंकारों की प्रदर्शनी किसने कहा है? छंदों और अलंकारों की प्रदर्शनी कहा गुलाब राय जी ने। रामचंद्रिका को छंदों एवं अलंकारों की प्रदर्शनी किसने कहा है? गुलाब राय जी ने कहा। रामचंद्रिका को किसने क्या कहा? छंदों का अजायब घर, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। फुटकल कविताओं का संग्रह, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। फुटकल पद्यों का संग्रह, रामचंद्र शुक्ल। छंद शास्त्र का खजाना किसने कहा है? अज्ञेय ने। मुक्तक उक्तियों का संग्रह किसने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और अलग अलग वर्णनों का संग्रह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा है? किसने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा है? अगर ये प्रश्न आपसे कर लिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? किसने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा है? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है?
डॉक्टर नगेंद्र ने। यहाँ भी आप एक काम कर सकते हैं, रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम याद हो जाएगा अच्छे से। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। तो देखिए, एक तो रीति काव्य ग्रियर्सन, रीति काव्य किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। दी आर्स पोएटिका ग्रियर्सन ने कहा। दी आर्स पोएटिका किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। दी आर्स पोएटिका किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल, अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। और भाई श्रृंगार काल, चलो ऐसे लिख लो पहले, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल और रीतिकाल, रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल, रीति अलंकृत युग, एक तो श्रृंगार काल, श्रृंगार काल, रीति अलंकृत युग, रीति अलंकृत युग। इसके अलावा विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल, साहित्य सर्जना का काल, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल। ये जो नाम दिए हैं, ये किसने दिए हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए। ये नाम किसने दिए हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए। रीति काव्य ग्रियर्सन, दी आर्स पोएटिका ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, उत्तर मध्य काल रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल रीति अलंकृत युग, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कुछ और नाम लिखवा देता हूँ। हाँ, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, यहाँ है रीति अलंकृत युग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे रीति अलंकृत युग भी कहा है। कितने नाम हो गए? 5 हो गए। और लिख लो थोड़े से। एक रीति श्रृंगार युग भगीरथ मिश्र, रीति श्रृंगार युग, श्रृंगार युग, रीति श्रृंगार युग किसने कहा है? भगीरथ मिश्र ने कहा है। किसने कहा? भगीरथ मिश्र ने कहा। कलाकाल, कलाकाल, कलाकाल की अगर हम बात करें, राम शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम शंकर शुक्ल रसाल एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने कहा। और हम देखें शास्त्रीय काल, राम प्रसाद मिश्र, शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल किसने कहा है? शास्त्रीय काल कहा है राम प्रसाद मिश्र ने, राम प्रसाद मिश्र। और अपकर्ष काल गणपति चंद्र गुप्त, अपकर्ष काल, अपकर्ष काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इसके अलावा चारणी काल, चारण काल नहीं है, चारणी काल है, चारणी काल, चारणी काल किसने कहा? FEK, इन्होंने कहा। और देख सकते हैं अंधकार काल त्रिलोचन, अंधकार काल, अंधकार काल किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। यहाँ थोड़ा माइंड में रखें,
कि आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखें, आदिकाल को अंधकार काल, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा, कुलश्रेष्ठ ने कहा। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। और रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। हो गया। अच्छा, लालित्य युग भी कहा है क्या इसको? सूर्यकांत शास्त्री ने कहा है। लालित्य युग, लालित्य युग, लालित्य युग किसने कहा? सूर्यकांत शास्त्री ने कहा। लालित्य युग किसने कहा है? सूर्यकांत शास्त्री ने कहा है। और ह्रासकाल शंभुनाथ सिंह जी ने कहा है। ह्रासकाल, ह्रासकाल किसने कहा है? शंभुनाथ सिंह जी ने कहा है। शंभुनाथ सिंह। अगर हम देखें, और काव्य विलास युग सत्यकाम वर्मा, काव्य विलास युग, काव्य विलास युग किसने कहा है? सत्यकाम वर्मा ने कहा है। सत्यकाम वर्मा ने कहा। काव्य विलास युग उन्होंने कहा। रीति शाखा काल राम अवध द्विवेदी, रीति शाखा काल किसने कहा? राम अवध द्विवेदी ने कहा। राम अवध द्विवेदी ने कहा। और देखें हम यहाँ पर, संवर्धन काल राम खिलावन पांडे, संवर्धन काल किसने कहा है? संवर्धन काल कहा है राम खिलावन पांडे ने। राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे ने कहा। शरीर काल दिनकर जी ने कहा है। शरीर काल, शरीर काल जो है वो किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। रामधारी सिंह दिनकर। शरीर काल किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पूछा जाता है रीतिकाल पर प्रश्न आते हैं कि किसने क्या नाम दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी दरबारी युग किसने कहा? ये एमआरएस में भी आया और इसमें भी आया, केवीएस में भी आया। तो शरीर काल किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। दरबारी युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। दरबारी युग हिंदी काव्य धारा में कहा है। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। राहुल सांकृत्यायन। दरबारी युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। दरबारी काव्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, दरबारी काव्य की अगर हम बात करें तो दरबारी काव्य कहते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। साहित्य शास्त्रीय विकास काल जो है वो किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। साहित्य शास्त्रीय विकास काल, साहित्य शास्त्रीय विकास काल अगर इसकी बात हम करें तो कौन? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। चलो इतने नाम आप याद रख लेंगे, पर्याप्त है। प्रश्न क्या था? किसने रीतिकाल को क्षयग्रस्त काल कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था इतना सरल है, उसमें कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है जिस पर विचार किया जाए। बिल्कुल सरल पेपर है, करवा देंगे उसको हल। इसलिए नहीं करवाया कि भाई बिल्कुल सरल सा है, उसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। पता नहीं कैसे इतना सरल पेपर बना दिया। जो पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान होता है फिर इससे बहुत ज्यादा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का पेपर ही नहीं था। किसने रीतिकाल को क्षयग्रस्त काल कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीति काव्य ग्रियर्सन, दी आर्स पोएटिका ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। उत्तर मध्य काल रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल।
श्रृंगार काल, रीति अलंकृत युग, विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति श्रृंगार युग, भगीरथ मिश्र। कला काल, रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। शास्त्रीय काल, राम प्रसाद मिश्र। अपकर्ष काल, गणपति चंद्र गुप्त। चारणी काल, चारण काल नहीं है, चारणी काल है। फर्स्ट रिवीजन वाले भी पूरा कर देते, हाँ वो भी कर देते इस पेपर को, तो सही बात है, जिन्होंने फर्स्ट रिवीजन का कोर्स ले रखा है वो भी कर देते। चारणी काल, FEK। अंधकार काल, त्रिलोचन ने कहा है, और आदिकाल को अंधकार काल कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। लालित्य युग, सूर्यकांत शास्त्री। ह्रास काल, शंभुनाथ सिंह। काव्य विलास युग, सत्यकाम वर्मा ने कहा है। ये सही है जो लिखवा रखा है। लालित्य युग त्रिलोचन ने कहाँ कह दिया, त्रिलोचन जो है उन्होंने तो अंधकार काल कहा है। रीति शाखा काल, राम अवध द्विवेदी। संवर्धन काल, राम खेलावन पांडेय। शरीर काल, रामधारी सिंह दिनकर। दरबारी युग, राहुल सांकृत्यायन। दरबारी काव्य, रामचंद्र शुक्ल। और साहित्य शास्त्रीय विकास काल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। ये रीतिकाल को कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए नाम हो गए। इसके बाद में देखो एक और बात है, इसको अलंकार साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। चलो ये तो आगे प्रश्न है, इसलिए नहीं बता रहा। आगे प्रश्न दिया है मैंने, और भी दिए रीतिकाल के नामकरण के बारे में। रीतिकाल में ऋतु वर्णन में सर्वाधिक सफलता किसे मिली है। रीतिकाल में ऋतु वर्णन में सर्वाधिक सफलता द्विजदेव को, पद्माकर को, ग्वाल को, सेनापति को। किसे मिली है। सेनापति को मिली, बिल्कुल सही है। किसको मिली, सेनापति को। अच्छा, ऋतु वर्णन जो है वो द्विजदेव के भी अच्छे हैं। शुक्ल जी ने तो द्विजदेव के बारे में ये लिखा है कि ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। इनके भी अच्छे हैं, द्विजदेव के भी, लेकिन यहाँ फिलहाल विकल्प के हिसाब से सेनापति। किसने रामचंद्रिका को असाधारण महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। बताइए, असाधारण महाकाव्य किसने कहा है। रामचंद्रिका को असाधारण महाकाव्य किसने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल को गुंडेपन एवं सहोदेपन की हरकत किसने कहा। रामविलास शर्मा ने, मार्कंडेय वाजपेयी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामकुमार वर्मा ने। गुंडेपन और सहोदेपन की हरकत किसने कहा। रामविलास शर्मा ने, मार्कंडेय वाजपेयी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर रामकुमार वर्मा ने। मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा। हिंदी संसार में ऑफलाइन प्रतिदिन टेस्ट चल रहे हैं। 6 टेस्ट हो चुके हैं। आज भारतेंदु युग पर है। रीतिकाल पर 2 हो गए, भक्तिकाल पर 2 हो गए, आदिकाल पर 2 हो गए। 6 टेस्ट हो चुके। आज जो है वो भारतेंदु युग पर टेस्ट है। डेली चल रहे हैं, शाम को 6 से 8 रोजाना टेस्ट चल रही है। प्रतिदिन टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है। रीति कविता के रचयिता यौवन एवं बसंत के कवि हैं। मान्यता किस विद्वान की है। रीति कविता के रचयिता यौवन एवं बसंत के कवि हैं। मान्यता किस विद्वान की है, यह आपको बताना है। किस विद्वान की है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या होगा, शंभुनाथ। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा, भगीरथ मिश्र होगा। भगीरथ मिश्र होगा। रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने, नंदुलाल। ये सही उत्तर क्या होगा, भगीरथ मिश्र होगा, है ना यहाँ पर। रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है। किसने कहा। रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है। ये रीतिकाल की बेसिक बातें हो जाएंगी सारी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न संख्या 14 देखिए, भूषण की रचना शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन हुआ है। 103, 4, 5, 6। कितने का हुआ। भूषण की रचना शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन हुआ है। 103, 104, 105, 106। कितने का हुआ है, 105 का हुआ है। प्रश्न संख्या 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। 21, 22, 23, 24। कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के
कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो शुक्ल जी ने 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने का किया? 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन आचार्यों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? 2, 3, 4, 5। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन आचार्यों को, कवियों को नहीं, आचार्यों को कितने में किया है? 3 में किया है। कितने में किया है? 3 में किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन आचार्यों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? 3 में। किस किस में किया? एक तो उद्भावक आचार्य, उद्भावक आचार्य, एक व्याख्याता आचार्य, व्याख्याता आचार्य, और कवि शिक्षक आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन आचार्यों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? 3 में। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में द्विजदेव को अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, मान्यता किस विद्वान की है? बताइए। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में द्विजदेव को अंतिम आचार्य समझना चाहिए, कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, भिखारीदास को रीतिकाल का अंतिम आचार्य किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। भिखारीदास को रीतिकाल का अंतिम आचार्य किसने माना है? भिखारीदास को रीतिकाल का अंतिम आचार्य किसने माना? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या होगा? भिखारीदास को रीतिकाल का अंतिम आचार्य किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल को रीतिकाल नामकरण की प्रेरणा किससे मिली? मिश्र बंधुओं से, गिरियर्सन से, शिव सिंह सेंगर से, गारसादे तासी से। रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र शुक्ल को रीतिकाल नामकरण की प्रेरणा किससे मिली? मिश्र बंधुओं से, गिरियर्सन से, शिव सिंह सेंगर से, या गारसादे तासी से? किससे मिली है? गिरियर्सन से मिली है। गिरियर्सन से। प्रश्न संख्या 20, रीति मुक्त काव्य को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, भगीरथ मिश्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रीति मुक्त काव्य को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास किसने कहा है? रीति मुक्त काव्य को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास किसने कहा है? यह आपको बताना है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काव्य को मादक कविता का साहित्य किसने कहा है? अज्ञेय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी ने। रीति काव्य को मादक कविता का साहित्य किसने कहा है? बताओ। रीति काव्य को मादक कविता का साहित्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीतिकाल को ब्रज भाषा का अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल नहीं, ब्रज भाषा का अलंकृत काल किसने कहा? ब्रज भाषा का अलंकृत काल किसने कहा? यह आपको बताना है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, तीनों को एक जगह लिख लो। अगर अलंकृत काल पूछे मिश्र बंधु, अलंकृत काल पूछे तब तो कौन होंगे? मिश्र बंधु होंगे। अगर आपसे ये पूछे कि रीति अलंकृत युग किसने कहा, तब कौन होंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति अलंकृत युग, रीति अलंकृत युग, तब कौन होंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्रज भाषा का अलंकृत, भाषा का अलंकृत काल, भाषा का अलंकृत काल, भाषा का अलंकृत काल पूछे, तीनों बातें अलग अलग है ना, तो कौन होंगे? डॉक्टर नगेंद्र होंगे।
अब कौन होंगे? डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल को भाषा का अलंकृत काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तीनों एक जगह लिख लो ये। देखिए, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको ऐप पर 200 टेस्ट पेपर ऑलरेडी मिले हुए हैं, और संडे को जो टेस्ट होता है वो भी उनको मिलता है, वो भी ऐप पर अपलोड हो जाता है उसका हल। ये अलग प्रश्नोत्तरी है, तो इसके लिए मैसेज न करें पुराने विद्यार्थी। ये अभी फिलहाल मैंने ऑफलाइन में ही स्टार्ट किया है, ये एक पेपर मैंने आपको करवा दिया, ठीक है? तो इसके लिए मैसेज न करें। जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा है, वो अगर स्टार्ट योर कोर्स कंटेंट्स में जाकर के टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको 200 पेपर मिले हुए हैं, और संडे को जो पेपर हो रहा है वो आपको मिल रहा है। ये तो नया स्टार्ट किया है मैंने। रीति काव्य को भारतीय श्रृंगार परंपरा का स्वाभाविक विकास से किसने माना है? भारतीय श्रृंगार परंपरा का स्वाभाविक विकास से किसने माना है, यह आपको बताना है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। बताओ किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे, ये विकल्प मैंने जानबूझकर दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। ये विकल्प तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। पहला तो स्वाभाविक विकास कहा है, यही तो मैं चाहता था कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर दे, इसलिए तो मैंने पहला विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी रखा था, और मैं अपनी योजना में सफल रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। यहाँ भारतीय श्रृंगार परंपरा का स्वाभाविक विकास रीतिकाल को किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 24 देखिए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस कवि में सबसे पहले रीति संकेत असंदिग्ध रूप में मिलते हैं? अब्दुल रहमान में, अमीर खुसरो में, कृपाराम में, विद्यापति में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस कवि में सबसे पहले रीति संकेत असंदिग्ध रूप में मिलते हैं? अब्दुल रहमान में, अमीर खुसरो में, कृपाराम में, विद्यापति में। किस में मिलते हैं? विद्यापति में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? विद्यापति में मिलते हैं। 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न ऐसे हैं जिससे रीतिकाल की बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी। बाद में रचनाओं पर प्रश्न है। रीतिकाल रुग्ण मनोभावों का काल है। इस काल की श्रृंगार भावना में रुग्ण मनोभाव हैं। मान्यता किस विद्वान की है? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल रुग्ण मनोभावों का काल है। इस काल की श्रृंगार भावना में रुग्ण मनोभाव हैं। मान्यता किस विद्वान की है? डॉक्टर नगेंद्र की, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या डॉक्टर बच्चन सिंह की। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। हाँ, यहाँ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल रुग्ण मनोभावों का काल है। इस काल की श्रृंगार भावना में रुग्ण मनोभाव हैं। मान्यता किस विद्वान की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। रीति कविता को शुद्ध सामंतीय वातावरण की सृष्टि किसने कहा है? रीति कविता को शुद्ध सामंतीय वातावरण की सृष्टि किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा है? बताओ देखें। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या होगा? ये तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने। राहुल सांकृत्यायन ने तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था इन्होंने तो। सिद्ध सामंत काल कहा है। यहाँ भी मैं ये चाहता था कि आप सही उत्तर जो है वो राहुल सांकृत्यायन दें, और कुछ विद्यार्थियों ने दिया भी। यही तो मैं चाहता था। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। हाल की सतसई को रीति काव्य का प्रथम प्रेरक ग्रंथ किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्रगुप्त ने,
डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, किसने कहा है? बताओ देखें। हाल की सतसई को रीति काव्य का प्रथम प्रेरक ग्रंथ किसने कहा है? हाल की सतसई को। हालिया इनका नाम शालिवाहन भी था ना। डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि। वास्तव में ये रीतिकाल के दो छोर हैं। मान्यता किस विद्वान की है? प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं, तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि। वास्तव में ये रीतिकाल के दो छोर हैं। मान्यता किस विद्वान की है? यह मान्यता है विश्वनाथ त्रिपाठी की। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। किसने बिहारी सतसई को हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की प्रथम रचना कहा है? श्रृंगार सतसई परंपरा की प्रथम रचना किसने कहा? सतसई परंपरा की नहीं, सतसई परंपरा की पहली रचना तो रहीम सतसई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। श्रृंगार सतसई परंपरा की प्रथम रचना किसने कहा है? प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा? बताओ देखें। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 29। अच्छा, कंफ्यूज हो गए सबके सब। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बिहारी सतसई को प्रेम के चौगान का खेल किसने कहा है? बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, भगीरथ मिश्र ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। पलटी मारने में उस्ताद हैं सब, है ना। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी बताने लग गई। बिल्कुल, देखिए, रहीम सतसई को सतसई परंपरा की पहली रचना, और बिहारी सतसई को श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना, दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ये यहाँ फिलहाल कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। बिहारी सतसई को प्रेम के चौगान का खेल किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। देखो, कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। यूपी टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी के नए ऑफलाइन बैच आरंभ हो चुके। सुबह का जो बैच है वो 7 से 10 है, शाम का बैच है 4 से 6। सुबह फिलहाल जो चल रहा है वो 1 घंटे, सुबह 7 से 8 तो व्याकरण, सॉरी काव्य शास्त्र, और 8 से 9 व्याकरण, और 9 से 10 भाषा विज्ञान। शाम को 4 से 6 1 घंटे काव्य शास्त्र, 1 घंटे गद्य साहित्य। प्रतिदिन शाम 6 से 8 टॉपिक वाइज ऑफलाइन टेस्ट चल रहे हैं। आज 7वां टेस्ट है भारतेंदु युग पर। काव्य शास्त्र, व्याकरण, हिंदी साहित्य अनुशीलन और नेट जेआरएफ पीवाईक्यू, जिसमें 17,300 प्रश्न व्याख्याएं हैं। ये चारों पुस्तकें फिलहाल कोचिंग में उपलब्ध हैं। पुस्तकों की डेमो पीडीएफ के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक सूचना तो आपके लिए यह थी। ये चारों पुस्तकें हैं। हिंदी व्याकरण जो है वो इतनी लाजवाब पुस्तक है कि इसमें कामता प्रसाद गुरु, बाबूराम सक्सेना, उदय नारायण तिवारी, वासुदेव नंदन, इसके अलावा मंगलदेव शास्त्री, सबके मत हैं। इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात, प्रत्येक टॉपिक की बारीकी से विवेचना करने के उपरांत अभ्यास के लिए प्रत्येक टॉपिक के बाद में कम से कम 100 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। अभ्यास के लिए 100 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। काव्य शास्त्र की जो पुस्तक है इसमें उदाहरण पर्याप्त हैं, परिभाषाएं पर्याप्त हैं। एक एक अलंकार के कम से कम 15-15 उदाहरण दिए गए हैं। शब्द शक्ति के तो इसमें 200 प्लस उदाहरण हैं। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में 28 प्रश्न इस पुस्तक से मिले थे पिछली बार। 28 प्रश्न केवल इस पुस्तक से मिले थे। शब्द शक्ति के 200 उदाहरण दे रखे हैं इसमें। यूजीसी नेट जेआरएफ का ये नया संस्करण आ चुका है। इसमें 2004 से लेकर और 2026 तक के जो पेपर हैं उनकी डीपली प्रामाणिक व्याख्या की गई है। 17,300 व्याख्याएं हैं इसमें। कितनी व्याख्याएं हैं? 17,300 व्याख्याएं। और इसमें इतिहास के प्रश्न हैं, काव्य शास्त्र के हैं, व्याकरण के हैं, गद्य साहित्य के हैं, रचनाओं पर प्रश्न हैं। और ये आजकल यूपी टीजीटी पीजीटी में, आरपीएससी में, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की बात करें सब में आते हैं यहाँ पर। ये पुस्तक वैसे तो थी किसके लिए? हिंदी साहित्य अनुशीलन। वैसे तो थी किसके लिए? एलटी मेंस के लिए। लाजवाब पुस्तक है। लेकिन इसमें भी लगभग 500 प्रश्नोत्तर हैं। इसमें नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियों का भी परिचय है,
नाटकों का भी है, निबंधों का भी है, उपन्यासों का भी है और एक्स्ट्रा भी है। इसके अलावा भाषा विज्ञान से संबंधित भी इसमें सामग्री है, व्याकरण से संबंधित भी कुछ सामग्री है, देवनागरी लिपि से संबंधित भी है, काव्य शास्त्र से संबंधित जानकारी भी है। इसमें लगभग 500 प्रश्न उत्तर हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई कहते हैं कि सर थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन है, बिल्कुल होनी चाहिए। सरल लैंग्वेज लिखोगे, बच्चों वाली लिखोगे तो फिर आपको नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। थोड़ा सा भाषा में प्रौढ़ता तो होनी चाहिए ना, गंभीरता तो होनी चाहिए। ये पुस्तक विशेषकर शिक्षकों के लिए ही है। इसको पढ़ लेने के बाद में हिंदी का अच्छा शिक्षक बन सकता है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो हिंदी की कालजयी रचनाएं हैं उन सब का परिचय इसमें अच्छे से दिया गया है बारीकी से। अगर इन पुस्तकों की डेमो पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये हिंदी संसार का रिजल्ट है आपके सामने। पिछली शिक्षक भर्तियों का पहली और दूसरी रैंक के साथ में बिल्कुल एक तरफा सिलेक्शन। और फिर से भर्ती आ रही है अभी बिहार पे। बिहार के लिए नए बैच शुरू हो रहे हैं शाम को, विशेषकर परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया जाएगा, बिहार के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। पिछली शिक्षक भर्ती में हमने पहली और दूसरी रैंक के साथ में एक तरफा सिलेक्शन दिए हैं और टॉप 100 में हिंदी संसार के 50+ विद्यार्थी हैं कम से कम। एक तरफा चयन हमने दिए हैं और आप सब इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। ये देख लीजिए, कुछ झलकियां हैं पिछले रिजल्ट की जो आपने देखी होंगी। हिंदी संसार ही क्यों, कोर्स खरीदते ही रिकॉर्डेड कोर्स एक साथ मिल जाता है, जीरो लेवल से डेली क्लासेज भी मिलती हैं, डबल कोर्स मिलता है, 150 टेस्ट पेपर, अब तो 200 हो गए, वो ऐप पर अपलोड हैं अभ्यास के लिए। पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक रचना की एक एक पंक्ति बोर्ड पर पढ़ाई जाती है, 3 साल की वैधता मिलती है जो कोई नहीं देता। ठीक है। और बिहार व राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो है प्रथम और द्वितीय रैंक सहित एक तरफा चयन देने का रिकॉर्ड हिंदी संसार के नाम है। अब तो हिंदी संसार जो है वो एक बहुत बड़ा परिवार हो चुका है आप लोगों की मेहनत के कारण, विश्वास के कारण। तो स्वागत है आपका जो नए विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं। ये पिछले रिजल्ट की कुछ झलकियां हैं। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की बात अगर मैं करूं तो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो पेपर हुआ था उसमें पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक जो थी वो हमारे ऑनलाइन कोर्स के विद्यार्थी की थी और उसको हमने लैपटॉप देकर के सम्मानित किया था। बिहार में पहली रैंक प्रवेश वर्मा जी की जी थी जो हमारे ऑनलाइन कोर्स के विद्यार्थी हैं। जूनियर में ये पहले ही लगे हुए थे और ऑनलाइन कोर्स हमसे कर रहे थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगे हुए हैं ये। और इनको 4 व्हीलर देकर के सम्मानित किया गया था, ये आपने देखा ही होगा। और आप भी चाहते हैं तो फिर आइए, स्वागत है आपका। ग्रियर्सन के अनुसार रीति काव्य की समय सीमा है 1570 से 1692 ईस्वी, 1580 से 1692 ईस्वी, 1585 से 1692, 1590 से 1692। तो बताइए, एल्टीमेंट्स के लिए मॉक टेस्ट कैसे हो सकते हैं? मैंने तो 500 प्रश्न बनाकर वैसे ही भेज रखे हैं सब जगह कि ये प्रश्न तो देख लेना आप आराम से। ग्रेजुएशन के अनुसार वैसे बीच बीच में टेस्ट चलते रहते हैं, ऑफलाइन में आकर के दे सकते हैं। जो ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं वो एल्टीमेंट्स में अभी जितने दिन क्लास चल रही है बिल्कुल निःशुल्क आकर के पढ़ सकते हैं, कोई 1 रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स के हैं, हिंदी संसार का ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने ले रखा है और जो एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो अब जितने दिन क्लास चले उतने दिन पूर्णतया निःशुल्क आकर के पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। बस उन्हें अपने रहने की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी, बाकी वो आकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1580 से 1692 ईस्वी। रीतिकाल को अलंकार साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? अलंकार साहित्य का स्वर्ण युग, देखो रीतिकाल के मैंने बहुत सारे नाम आपको लिखवा दिए। अब ये बताओ, अलंकार साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? नंदुलारी वाजपेयी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने? किसने कहा है यह आपको बताना है। रीतिकाल को अलंकार साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो बताओ देख किसने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये पिछला प्रश्न देखना एक बार। ग्रियर्सन के अनुसार रीति काव्य की समय सीमा क्या है? 1580 से 1692 ईस्वी। यहाँ आपको अन्य विद्वानों के अनुसार भी याद रखनी चाहिए। देखो, अन्य विद्वानों के अनुसार अगर देख लें तो थोड़ा सा होना चाहिए ना। रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल की समय सीमा और विद्वानों के अनुसार भी आपको याद रखनी चाहिए।
नंबर 1 देखो, गिरियर्सन के अनुसार अगर देखते हैं, गिरियर्सन के अनुसार, तो गिरियर्सन के अनुसार तो क्या है, गिरियर्सन के अनुसार तो 1580 से 1692 ईस्वी है। कितनी है? 1692 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार जो है वो क्या है? रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अगर हम देखें तो विक्रमी संवत 1700 से और 1900 है, और इसको ईस्वी बना दे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो 1700 से 1900 ईस्वी है। देखिए यहाँ विक्रमी संवत है, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से 1900, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 1700 से और 1900 ईस्वी है। मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत 1681 से 1889 है। मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार अगर हम देखें तो विक्रमी संवत 1681 से 1889, विक्रमी संवत 1681 से 1889 है। और क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है, और ये ईस्वी सन नहीं होगा ना, 1889 है। विक्रमी संवत 1681 से 1889। शुक्ल जी के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से 1900, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 1700 से 1900 ईस्वी, ग्रियर्सन के अनुसार 1580 से 1692 ईस्वी है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार अगर आप देखते हैं, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर देखते हैं हम, तो कब से कब तक है? 1600 से 1857 ईस्वी, 1600 से 1857 ईस्वी किसके अनुसार है? गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 17वीं शती मध्य से 19वीं शती मध्य है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखें तो 17वीं शती मध्य से, शती मध्य से 19वीं शती मध्य है, 19वीं शती मध्य है। ये किन के अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार अगर हम देखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार 1650 से 1850 ईस्वी है, 1650 से 1850 ईस्वी है। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1650 से 1857 ईस्वी है, 1650 से 1857 ईस्वी है। ये रीतिकाल की समय सीमा है विद्वानों के अनुसार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। एक बार दोबारा देख लो। प्रश्न क्या था अपना? गिरियर्सन के अनुसार रीति काव्य की समय सीमा है तो 1580 से 1692। अब रीतिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों के अनुसार और देख लीजिए। गिरियर्सन के अनुसार तो हो गई 1580 से 1692। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से 1900, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 1700 से 1900 ईस्वी, मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत 1681 से 1889, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार 1600 से 1857 ईस्वी, नगेंद्र के अनुसार 17वीं शती मध्य से 19वीं शती मध्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1650 से 1850 ईस्वी, बच्चन सिंह जी के अनुसार 1650 से 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न क्या था? रीतिकाल को अलंकार साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है।
जो प्रयागराज में रहते हैं वो डेली आकर के ऑफलाइन टेस्ट दो, किसने मना किया है? प्रयागराज में रहते हैं वो आकर के दे सकते हैं। 6 से 8 बजे तक चलता है, डेली क्लास में हल करवा दिया जाता है। और इस पहले दिन आपको टॉपिक पता रहता है कि भाई इस टॉपिक का टेस्ट होगा, तो इस बहाने तैयारी हो जाती है। अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं और सब पर डबल डबल हो रहे हैं। आदिकाल पर 2 टेस्ट, भक्तिकाल पर 2 लगातार, और रीतिकाल पर 2 लगातार, ऐसे ही भारतेंदु युग पर, ऐसे ही द्विवेदी युग पर। तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद में गद्य साहित्य, उसमें नाटक पर 2, कहानी पर 2, उपन्यास पर 2, इस तरह से 100-100 प्रश्नों के 2-2 टेस्ट। व्याकरण पर भी ऐसे ही होंगे, काव्य शास्त्र पर भी ऐसे ही होंगे, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिर समग्र पाठ्यक्रम पर हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ है साहित्य लहरी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, हितरंगिणी, कौन सा है? बताइए। बताओ देखें। कृपरामकृत हित तरंगिणी, हित तरंगिणी। प्रश्न संख्या 34, अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है। अवधी भाषा में रचित। एलटी मेंस की ऑफलाइन क्लास जो है वो 10। जो हिंदी संसार के ऑनलाइन कोर्स के विद्यार्थी हैं, अगर वो एलटी मेंस में आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जितने दिन क्लास चल रही है, तो वो आकर पढ़ सकते हैं अब। तो बरवे नायिका भेद, बाकी तो सब ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में है ही नहीं। चित्तरंगिनी, कविप्रिया, छंदमाला, ये तो सब ब्रज भाषा में है। वैसे आइडिया लगा लेते। हिंदी की प्रथम सतसई है हित तरंगिणी, वृंद सतसई, बिहारी सतसई, रहीम सतसई, कौन सी है? बताओ। हिंदी की प्रथम सतसई कौन सी है? हित तरंगिणी, वृंद सतसई, बिहारी सतसई, रहीम सतसई। तो वो है रहीम सतसई। किन के अनुसार? गुलाब राय के अनुसार। गुलाब राय के अनुसार रहीम सतसई को हिंदी की पहली सतसई कौन मानते हैं? गुलाब राय जी मानते हैं। हिंदी में ध्वनि के प्रथम आचार्य हैं। हिंदी में ध्वनि के प्रथम आचार्य कौन है इनमें से? बिहारी, प्रताप शाही, कुलपति मिश्र या कृपाराम? हिंदी में ध्वनि के प्रथम आचार्य कौन है? बिहारी हैं, प्रताप शाही हैं, कुलपति मिश्र हैं या कृपाराम हैं? कौन है? कुलपति मिश्र हैं। कौन? कुलपति मिश्र। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? ग्वाल, भिखारीदास, पद्माकर, द्विजदेव, कौन है? लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों काव्य धाराओं का संस्पर्श प्राप्त करने वाले कवि कौन है? रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों काव्य धाराओं का संस्पर्श करने वाले कवि कौन है? पद्माकर, बिहारी, द्विजदेव, ग्वाल, कौन है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? द्विजदेव। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या होगा? द्विजदेव। रीतिकाल के संदर्भ में सर्वप्रथम रीति शब्द का प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, गिरियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने। रीतिकाल के संदर्भ में सर्वप्रथम रीति शब्द का प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, गिरियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या शिव सिंह सेंगर ने? किसने किया? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल के संदर्भ में सर्वप्रथम रीति शब्द का प्रयोग किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने, गिरियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या शिव सिंह सेंगर ने? ये गिरियर्सन ने किया है। किसने किया? गिरियर्सन ने। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल को ज्ञान सोमनाथ, कवित रीति कछु कहत है व्यंग्य अर्थ चितलाए मतिराम। तो बताइए कौन सी पंक्ति और उसका वक्ता जो है वो सुमेलित नहीं है? यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर क्या होगा? डी। हाँ, बिल्कुल सही है। प्रताप शाही की पंक्ति है, मतीराम की नहीं है। किसकी है? प्रताप शाही की है। प्रताप शाही की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें मतीराम की, कौन सी है?
मतीराम की बात करें तो मतीराम की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सो विश्रब्द नवोढ़ा, सो विश्रब्द नवोढ़ा, सो विश्रब्द नवोढ़ा, यों वर्णत कवि रीति, यों वर्णत कवि रीति। इनकी पंक्ति ये है, मतीराम की यह हो जाएगी। ये फिलहाल किसकी थी? ये थी प्रताप शाही की थी। किनकी थी? प्रताप शाही की थी। बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41 देखें। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किस विद्वान का है? ये तो सबका सही होना चाहिए। असिस्टेंट पेपर को देखेंगे अपन। जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, उसको मैंने हल नहीं करवाया, वो सरल सा पेपर था, तो इच्छा ही नहीं हुई। करवा देंगे, फिर भी आप कह रहे हो तो कल करवा देंगे। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप नहीं कर पाओ, बिल्कुल इजी सा पेपर है। ये कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का है। कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, इतने सारे विद्यार्थी लाइव हैं, आपको पता है कि बिहार में अभी शिक्षक भर्ती आने वाली है। बिहार शिक्षक भर्ती की मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। ये भर्ती शब्द अशुद्ध है, अगर आप भर्ती ऐसे लिखते हैं ना, भर्ती शब्द अशुद्ध, भर्ती शुद्ध अशुद्ध में आने वाला शब्द है, भर्ती शब्द शुद्ध यही है। बिहार शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात करूं तो शाम 3 से 6 नया बैच, नया बैच जो है वो बुधवार से, कब से शुरू हो रहा है? बुधवार से बिल्कुल नया बैच शुरू हो रहा है, 3 से 6। इसमें मैंने शुल्क बहुत ज्यादा नहीं रखा है, जीके जीएस सहित। कैसे? जीके जीएस सहित होगा ये, जीके जीएस सहित होगा। ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ, जीके जीएस सहित। और बिहार में हिंदी संसार के विद्यार्थी छाए रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा पिछली बार पहली रैंक भी थी, दूसरी भी थी, पांचवी भी थी, सातवीं भी थी, नौवीं भी थी, 10वीं भी थी, 11वीं भी थी। टॉप 100 में 50+ विद्यार्थी थे हिंदी संसार के, और हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, आपको पता ही है, पिछली भर्तियों में। और इसके लिए मैंने कोई ज़्यादा शुल्क नहीं रखा। शुल्क की अगर बात करूं, ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूं, जो शुल्क है ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूं, जो विद्यार्थी आना चाहते हैं तो 6100 रुपये मात्र है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। और घोषणा करते ही बैच फुल हो जाते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखें। शुल्क 6100 रुपये मात्र है, ज़्यादा नहीं रख रहा मैं। 6100 रुपये मात्र प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है ये। प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए शुल्क में मात्र यह रख रहा हूँ, 6100 रुपये मात्र रख रहा हूँ प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। बुधवार से बैच शुरू हो रहा है, जीके जीएस की शुल्क इसी में शामिल है। इससे सस्ती कोई फीस नहीं हो सकती ऑफलाइन में। परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया जाएगा हर कंडीशन में, क्योंकि इसमें पढ़ाया ही जाएगा बिहार के हिसाब से। जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था उनको फिर से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पढ़ ही रहे हैं रेगुलर, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको एक बार जीके जीएस कंप्लीट करवा दिया है, दोबारा और पढ़ लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रिवीजन हो जाएगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती सितंबर में एग्जाम होना है। अभी कुछ दिन हमारे पास में अप्रैल के बचे हुए हैं, तो सितंबर के तो 1 महीना तो ये मान लो, फिर मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने, ये लगभग 5 महीने हो गए। 5 महीने में आसानी से बढ़िया तरीके से पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के हिसाब से पूरा पाठ्यक्रम करवा दिया जाएगा, जीके जीएस सहित। शुल्क मात्र 6100 रुपये है, लेकिन ये पहले 100 विद्यार्थियों के लिए है। और जो बैच है वो कब से शुरू हो रहा है? बुधवार से शुरू हो रहा है। आ सकते हैं, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, मान्यता किस विद्वान की है? बताइए, ये मान्यता किस विद्वान की है? डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या बच्चन सिंह? बताओ देखें। यह मान्यता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, मान्यता किस विद्वान की है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है ये मान्यता। निम्नलिखित में से किस कवि ने श्रृंगार, वीर एवं भक्ति तीनों रसों से संबंधित काव्य रचनाएं की हैं?
श्रृंगार, वीर और भक्ति तीनों संबंधित काव्य रचनाएं किसने की? बताओ देख, किसने की? ग्वाल ने, बिहारी ने, कुलपति मिश्र ने, पद्माकर ने? किसने की है? पद्माकर ने की है। श्रृंगार, वीर और भक्ति पूछा है तो किसने की है? पद्माकर ने। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किसने रीति को काव्य का द्वार कहा है? रीति को काव्य का द्वार किसने कहा है? निम्नलिखित में से किसने? अरे वो त्रिवेणी तो वहां है बिहारी के यहाँ, श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बिहारी में है, और यहाँ श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी जो है वो किसमें है? पद्माकर में है। किसने कहा है? देव ने कहा है। किसने कहा है? देव ने कहा है। रीति को काव्य का द्वार जो है वो किसने कहा है? देव ने कहा है। ताते पहले बरनिए काव्य द्वार रस रीति। ताते पहले बरनिए काव्य द्वार रस रीति। काव्य द्वार रस रीति, ये इनकी पंक्ति भी है, काव्य द्वार रस रीति। तो किसने कहा है? देव ने कहा। रीति को काव्य का द्वार किसने कहा है? देव ने कहा है। ताते पहले बरनी काव्य द्वार रस रीति। प्रश्न संख्या 45, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, मान्यता किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी? यह मान्यता किस विद्वान की है? देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, मान्यता किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो ऐप में नई वाली कितनी बार बताया कि वो केवल ऑफलाइन चल रही है, पुरानी प्रश्नोत्तरी अपलोड है, 200 पेपर आप लोगों के लिए अपलोड है, संडे को जो होता है वो आपको मिल ही रहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अभी ऑफलाइन शुरू किया है, ऑनलाइन किया ही नहीं है। देव द्वारा रचित सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा है? देव द्वारा रचित सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? रामदरस मिश्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने? किसने कहा है यह आपको बताना है। चलो बताओ देखें, नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। निम्नलिखित में से किसने पहले तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण किया? तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण सबसे पहले किसने किया है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण किया? भिखारीदास ने, ग्वाल ने, सोमनाथ ने, पद्माकर ने? किसने ग्रहण किया है यह आपको बताना है। किसने ग्रहण किया? तुक को काव्यांग के रूप में किसने ग्रहण किया है? भिखारीदास ने। किसने? अरे सोमनाथ ने तो छंद को काव्य लक्षण में सबसे पहले स्थान दिया था, ये मान सकते हैं। प्रश्न संख्या 48, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का विवेचन कितने प्रकरणों के अंतर्गत किया? 1, 2, 3, 4? कितने के अंतर्गत किया? बताओ देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का विवेचन कितने प्रकरणों के अंतर्गत किया है? यहाँ सही उत्तर क्या होगा? 3 ने किया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 1, प्रकरण 1 है सामान्य परिचय। प्रकरण 2 है रीति ग्रंथकार कवि। प्रकरण 2, प्रकरण 2 क्या है? रीति ग्रंथकार कवि। और प्रकरण 3 जो है रीतिकाल के अन्य कवि। प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के अन्य कवि। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का विवेचन कितने प्रकरणों में किया है? 3 में किया। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि, प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। केशवदास के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? केशवदास के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे।
केशवदास के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 50। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहा हूं मैं आपसे कि शुक्ल जी ने केशवदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शुक्ल जी ने 7 का किया है। कितने का किया है? 7 का। एक तो रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, एक कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और एक रामचंद्रिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रामचंद्रिका। और एक वीर सिंह देवचरित विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित, एक विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, और रतन बावनी, रतन बावनी, और एक जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शुक्ल जी ने देव के 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का किया है? 7 का। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, और जहांगीर जस चंद्रिका। भाई ऑफलाइन क्लास का समय हो गया, 15 मिनट बाद में वो क्लास है, इसलिए इसके आज हम 50 से प्रश्न ही हल कर पाए हैं। शेष 50 प्रश्न जो हैं वो कल 2:30 बजे ही, शेष 50 से प्रश्न कल देखेंगे। ठीक है ना? 2:30 बजे देख लेंगे कल। तो आज हम यहीं तक इसको छोड़ रहे हैं। इसके जो बाकी के 50 प्रश्न हैं, कुल प्रश्न 100 हैं, तो बाकी के 50 प्रश्न हम देखेंगे कल। और कल वो जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर है उसको भी हल करवा देंगे। ठीक। धन्यवाद।